गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इतिहास की क्लास में हम आपका चैप्टर पढ़ाएंगे आपको संसदीय सरकार। देखो बच्चों, आज आपने कानून बनाना, कानून कैसे लागू होता है ये भी आपने सीख लिया है, आपको पता चल गया है जो और अधिकार आपको क्या क्या थे और आपको कर्तव्य क्या क्या मिले हुए और आपके जो अधिकार आपको मिले हुए वो क्या क्या है वो भी आपने सब कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट बच्चों, आपकी संसदीय जो पार्लियामेंट है उसके क्या क्या रूल और रेगुलेशन है वो आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। संसदीय सरकार होती क्या है? देखो, जो आपका संसदीय सरकार है बच्चों, उसमें वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होती हैं। जो आपका मंत्री परिषद, जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो आपके कैबिनेट है, कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, उनमें आपकी जो वास्तविक शक्तियां वहां पे निहित होती हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। देखो, जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति आपका कहने को प्रमुख होता है देश का, लेकिन वो गौण होता है। उसका जो कार्य है वो पर्दे के पीछे, जो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे जो आर्टिस्ट होता है वो काम करता है। तो वैसे ही आपके जो प्रेसिडेंट का काम है वो पर्दे के पीछे होता है। सारा का सारा जो कर्तव्य है, जो भी आपके सिस्टम को चालू रखते हैं, जो आपका इस कंट्री को कंट्रोल करता है, वो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों में है बच्चों। अब सरकार की जो संसदीय सरकार के गुण और अवगुण है बच्चों, वो आपको खुद से इसमें से पढ़ने हैं। काफी सारे दिए हुए हैं, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना करने के लिए हम इसके कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे और बाकी आपको जो चैप्टर बचेगा वो खुद से पढ़ना है। ठीक है, तो भारत के संसदीय सरकार के जो चुनाव होते हैं उसका कारण क्या है? भारत में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, वर्गों, जातियों आदि के जो लोग रहते हैं बच्चों, सब में उनमें एकता को बनाए रखने के लिए हमें भारत में संसदीय सरकार का जो है चुनाव, उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब सरकार के अंग कितने हैं? सरकार के बच्चों 3 अंग हैं, जो है हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनका वर्णन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप एक बार अगर आपको देखना है तो आप उसमें से आप वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब है भारत का संसद भवन। भारत का संसद भवन दिल्ली में स्थित है और इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन से जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन से जानते हैं। और लोकसभा का जो चयन होता है बच्चों वो जनता के द्वारा होता है, और राज्यसभा जो है वो उसको राज्य परिषद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य परिषद, क्योंकि इसके सदस्य का जो प्रत्यक्ष रूप से है, जो बच्चों जो सदस्य है, जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसको चुना जाता है, इसके सदस्यों को। देखो, लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों को वहां जो चयनित जो लोग वहां पे हैं लोकसभा में, उनके द्वारा राज्यसभा के मंत्रियों का चुनाव होता है। अब बच्चों, लोकसभा में हमारी जो संख्या है, अधिकतम संख्या 552 होती है सीटों की, जिनमें से 530 जो है वो विभिन्न राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वर्तमान में बच्चों जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 545 है, 545 है, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन भी हैं बच्चों। क्या है एंग्लो इंडियन? किनको कहते हैं? जो विदेशी हैं और हमारे भारत में रह रहे हैं। लोकसभा की जो समय अवधि है बच्चों 5 साल के लिए होती है, और इसके सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। इसके सदस्यों को भारत का वही नागरिक चुन सकता है बच्चों, जो भारत के वो सभी नागरिक चुन सकते हैं जो 18 साल से ऊपर हो और जिनका नाम निर्वाचन सूची में सम्मिलित हो। जैसे ही कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुना जाता है तो उसको संविधान के प्रति निष्ठा तथा विश्वास की शपथ लेनी होती है। राष्ट्रपति सदन के प्रथम सत्र को और द्वितीय सत्र, दोनों सदनों को संबोधित करता है। कौन करता है? सबसे पहले राष्ट्रपति संबोधित करता है। सामान्यतः 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं वो 3 होते हैं 1 साल में। 2 सत्रों के मध्य बच्चों 6 महीने का जो गैप है वो होता है, इससे ज्यादा गैप नहीं हो सकता, और इसके बीच में एक विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। अभी बच्चों देखो, प्रत्येक दिन की जो बैठक की शुरुआत होती है उस शुरुआती काल को हम प्रश्न काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न काल कहते हैं। अब जो संसद के मुख्य कार्य है वो क्या है? विधि निर्माण करना, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, न्यायिक कार्य करना और पदों का चुनाव करना। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि सभी का उनके पदों पर चुनाव करवाना। अब हम पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो मध्य संबंध है वो क्या है।
देखो, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा में जो है वो अत्यधिक शक्तियां निहित होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो दोनों सदन मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे? लेकिन यदि राज्यसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध मत देती है, देखो दोनों जो सदन के मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन यदि राज्यसभा मंत्री परिषद के विरोध में अपना वोट देती है तो वह वोट अधिक प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन इसी तरह यदि लोकसभा, देखो राज्यसभा अगर उसके विरोध में वोट दे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन यहीं पर अगर लोकसभा के विरोध में वोट दिया जाता है तो मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, विधेयक जो वित्त विधेयक है वो केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, बताया था पहले भी। लेकिन जो है वित्त विधेयक जो है वो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों। और इसको देखो राज्यसभा पर इस पर अपना मात्र परामर्श दे सकती है। जो वित्त विधेयक है उस पे राज्यसभा केवल अपनी सलाह दे सकती है, लेकिन जो आपका विधेयक है वो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, और इसको अधिक से अधिक 14 दिन के लिए ही इसको रोका जा सकता है। उसका क्या कार्य होता है? किसी भी कानून को बनाना। ठीक है, कानून को बनाने के लिए जब कोई सदस्य या सरकार किसी प्रकार के कानून को बनाने का निर्णय लेता है तब संसद में किसी भी सदन में प्रस्ताव रखा जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रस्ताव जो है ना वो विधेयक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। अब किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। वो चरण है आपके प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है बच्चों? सदन में जो बिल है वो सदन में प्रस्तुत किया जाता है, सदन के सामने रखा जाता है। द्वितीय वाचन में इसके प्रत्येक खंड पर विचार विमर्श किया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है, तब इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। इसके बाद द्वितीय वाचन जो है वो खत्म हो जाता है। मतलब पहले वाचन में क्या होता है? आपके समक्ष प्रस्ताव कोई भी सदन का, किसी भी सदन का जो सदस्य है वो अपने प्रस्ताव को रखेगा। उसके बाद द्वितीय वाचन में उस पर विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी और उसको नेक्स्ट सदन के लिए, दूसरे सदन मतलब तृतीय वाचन के लिए, अगले सदन के लिए वो प्रस्ताव भेज दिया जाता है। जैसी ही प्रक्रिया पूरी होती है तो तृतीय वाचन में यदि विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तो इसको पुनः उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है और फिर इसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और वहां पर भी इसे राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात ये कानून बन जाता है। देखो, विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति दोबारा भेज सकता है। संसद जो है पुनः बिल को स्वीकार करती है, तब राष्ट्रपति, यदि संसद उस बिल को पुनः स्वीकार कर लेती है तब राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। देखो, अगर कोई भी बिल, जैसे कोई भी अभी 3 तलाक का जो बिल आया था, अगर उससे देखो 2 से 4 बार बहस हुई है, पहली बार सदन में डाला, अगर उसको लोकसभा के सदस्य सभी उस पर अपना सहमति दे देते हैं तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। मैं आपको प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन में आपको समझाती हूँ। प्रथम वाचन जैसे ही ये जो आपका था 3 तलाक का जो बिल था वो रखा गया, उसको प्रथम वाचन कहते हैं। सभी सदस्यों के सामने इसको प्रस्तुत किया गया, वो प्रथम वाचन था। द्वितीय वाचन में उस पर बहस हुई, चर्चा हुई और विचार विमर्श किए गए और वहां से वो दूसरे सदन में वहां से उसको पास कर दिया गया। फिर अगर लोकसभा में जाने के बाद, ठीक है, तृतीय, उसके बाद क्या होता है? तीसरा उसका विचार विमर्श फिर से उस पर होता है और उस बिल को पास करके राज्यसभा में भेज दिया जाता है। अगर वो बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के सामने जाता है और राष्ट्रपति या तो पहली बार में उसके सहमति दे देते हैं। अगर पहली बार में राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं और उसको दोबारा विचार विमर्श के लिए सदन में भेज दिया जाता है और फिर से वो बिल पारित होकर के दोनों सदनों से गुजर करके अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस टाइम भारत का जो राष्ट्रपति या किसी भी देश का राष्ट्रपति जो है, हमारे देश का जो कानून है वह उसके अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा वही बिल जाता है तो राष्ट्रपति भी उसको मना नहीं कर सकता, उसको
उस पर साइन करने के लिए, उस बिल पर साइन करने के लिए बाधित होना है, वो बाध्य है उसके लिए, और उसके बाद वो बिल कानून बन जाता है। ठीक है, अब है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। देखो साधारण विधेयक होता है एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन सा, साधारण विधेयक। और जो वित्त विधेयक है मैंने बताया था केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वे सभी विषय जिन पर संसद और राज्यसभाएं कानून बना सकती हैं वो 3 सूचियों में बांटे गए हैं। एक तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखो संघ सूची में क्या होता है, संसद उन विषयों पर कानून बना सकती है जो संघ सूची में सम्मिलित है। संघ सूची में जो सम्मिलित है उन पर संसद कानून बना सकती है। इसमें 97 विषय आते हैं, 97 विषय संघ सूची में आते हैं। राज्यसभा में 66 विषय आते हैं। इनमें क्या होता है, राज्यसभा में, राज्य सूची में जो राज्य विधानसभाएं उन विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची में सम्मिलित है, जो राज्य सूची में सम्मिलित है उन पर राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, और जो संघ सूची में सम्मिलित है उन पर संसद कानून बना सकती है। और संघ सूची में हमारे 97 विषय आते हैं और राज्य सूची में हमारे 66 विषय आते हैं। अब है हमारी समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची में 47 विषय सम्मिलित हैं। संसद तथा राज्य विधानसभाएं दोनों ही इस सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती हैं। अब हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है। सभी सरकारी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। किसकी सरकारी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। अब अगर आपको राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है तो आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, हम पढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ता है तो वो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। सबसे पहली कंडीशन यही होगी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव के समय जिस टाइम वो चुनाव लड़ रहा है उस टाइम उसकी जो एज है वो 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, 35 साल से ज्यादा उसकी एज होनी चाहिए। वह दिवालिया घोषित ना हो, या मतलब उसके प्रति कोई भी अव्यवहारिक कार्य के प्रति उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज ना हो। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, और राज्य के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनने में सम्मिलित होते हैं। अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं? राष्ट्रपति देखो कार्यपालिका संबंधी कार्य करते हैं, विधायी शक्तियां उसके अंतर्गत आती हैं, और वित्तीय शक्तियां उनके अंतर्गत आती हैं, न्यायिक शक्तियां भी आती हैं, आपातकालीन शक्तियां देखो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां वो बहुत ही विस्तृत हैं। जैसे अगर देश के अंदर शस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध या बगावत जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए जो देश की सुरक्षा के लिए या शांति के लिए खतरा पैदा करे, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति है संपूर्ण देश में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह देश में आर्थिक स्थिरता के समय भी आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। यदि राष्ट्रपति की अगर वो कार्यरत है और उस टाइम पे उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में उसका जो कार्य है वो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, अब आपके प्रधानमंत्री के बनने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको भारत का सबसे पहले फिर से वही कंडीशन है, भारत का नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो, जिस टाइम पे आप चुनाव लड़ रहे हो 25 साल से अधिक होनी चाहिए। भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम निर्वाचन सूची में सम्मिलित होना चाहिए। आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति जो है बहुमत प्राप्त दल से नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। इस चैप्टर में बच्चों आपका इतना ही है। मैंने मेन टॉपिक कुछ तो आपको बताया है, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। अब आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ना है और हर एक पेज से 10 क्वेश्चन आंसर सेम वैसे ही निकालने हैं बच्चों। और इसका बुक वर्क आप फिल कर लोगे, बुक वर्क भी फाइंड करोगे इसका। ठीक है, और एक है आपका एक क्वेश्चन है इसमें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपके जो न्यायपालिका है, लोकसभा के कार्य हैं, कानून में के निहितार्थ हैं, या लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य संबंध है, इसको आप डिफरेंस भी पता कर सकते हो कि राज्यसभा और लोकसभा के डिफरेंस बताइए।
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जरूर करना है, कॉपी में करना है ये वाला। और एक आपका है वर्तमान में निम्न पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम लिखिए, कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये सारे आपने इसमें करने हैं। किसमें करने हैं? आपने कॉपी में करने हैं, बुक में नहीं भरने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको एक और काम करना है बच्चों, जो वर्तमान के कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो आपको जीके वर्क में भी करने हैं, जीके कॉपी में भी उतारने हैं। सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर पर प्रेजेंट टाइम में कौन से पद पर, कौन सी पोस्ट पर कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, कौन कार्यरत है, वो आपने इंग्लिश में, जीके की कॉपी में इंग्लिश में वर्क करते हैं ना, तो इंग्लिश में आपने जीके की कॉपी में वो काम करना है। हिंदी में नहीं लिखोगी आप, कैसे लिखना है आपको, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आपका प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इस तरीके से आप उनको लिख लोगे, जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबी ना बनाते हुए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।